नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन हिंद कौन बनेगा एमएलए में। कौन बनेगा एमएलए एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एफिशिएंट लोगों से, उन जनप्रतिनिधियों से जो सालों से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती। डॉक्टर बाहेती, आपको बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बाहेती को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, सो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, मतलब आपके बारे में लगभग आपने जितना भी काम किया यहाँ लोगों के बीच में, आप इतने सालों से रहे हैं, काफ़ी सालों से लोग जानते हैं, तो परिचय और उस इंट्रोडक्टरी लेवल पे जितनी चीज़ें होंगी बहुत कम लोगों को मालूम होंगी। एक पर्सनल सवाल, आप अपने बारे में वो हमें कोई ऐसी डिटेल बताइए जो आम आदमी नहीं जानता हो, क्योंकि आप बड़े सुलभ और इजीली अवेलेबल हैं आगरा गेट पर। देखो, मेरे सबके साथ जैसे शिक्षा कहाँ से हुई, बचपन कैसा था, शुरू ऐसे ही करते हैं। मेरे मामले में पूरा जीवन में बड़ा खुली किताब है। मेरे कोई बात छिपी हुई नहीं है। तो क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। मैं पढ़ा प्राइमरी से लेकर 10th तक हमारे गांव में कड़ेल में मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद मैं आया अजमेर में, यहाँ मैंने मेडिकल किया। मेडिकल कहाँ से? अजमेर JLN मेडिकल कॉलेज। JLN से। आपका सिलेक्शन उस समय होता था मेरिट से, और हम 73 में पास आउट हो गए थे। हाँ। और वो मैं 69 में कांग्रेस को मैंने ज्वाइन कर लिया था एज ए स्टूडेंट ही, ड्यूरिंग मेडिकल एजुकेशन। मेरे फादर कांग्रेस में थे। हाँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता आंदोलन के अंग रहे। अच्छा। तो वो मुझे जब मैं आता था अजमेर, तो मेंबरशिप के पैसे देते थे जमा कराने के लिए कांग्रेस ऑफिस में। तब बालकृष्ण जी गर्ग अध्यक्ष थे। बालकृष्ण गर्ग। तो मैं उनको लाके पैसे देता था। उस समय से चस्का लगा। तो एक दिन मुझे उन्होंने कह दिया कि भाई तू क्या करता हूँ? तो मैं तो पढ़ता हूँ, तो तू मेंबर बन जा। तो उन्होंने मेरे से फार्म भरा लिया। किसने? बालकृष्ण जी ने? हाँ, 4 आने का। मैंने फार्म भर दिया। उसके बाद से मैंने इसकी मेरी एक लगन लग गई। फिर मैं NSU में काम किया, यूथ में भी किया, सेवा दल में भी किया। मेन संगठन में वार्ड अध्यक्ष से लेकर के ब्लॉक महामंत्री, यूथ कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, NSU में महामंत्री, इसके अलावा जिला कांग्रेस में महामंत्री, वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट PCC मेंबर के रूप में मैंने हमेशा कंट्रीब्यूट किया। 78 में जब इंदिरा गांधी जी को जेल हुई थी, तो हम जेल यात्रा भी हम गए। अच्छा। ये लोगों को पता नहीं मेरे बारे में। जेल कहाँ? अजमेर सेंट्रल जेल में। अच्छा, यहाँ अजमेर में हम 8 दिन जेल में रहे। विशेषदास जी भार्गव भी थे। दूसरे नेता भी थे। कितनी एज होगी उस समय आपकी? ये मुझे ध्यान नहीं है, कितनी मैं ध्यान नहीं था। तब हम जेल गए थे, और जेल में हमने हमारे आराम से रहे, और बिना किसी माफ़ी मांगे, बिना शर्त के एनर्जी के साथ हमें जनता पार्टी सरकार ने वापस छोड़ा। और उसके बाद मैंने कांग्रेस संगठन में काम किया। आंदोलन हो, गोष्ठियाँ हो, सम्मेलन हो, सब में भाग लिया। तो ये तो मेरा रहा बैकग्राउंड है। एज ए MBBS करने के बाद मैंने अपना क्लिनिक खोला। अच्छा। क्लिनिक में बहुत सेवाएं दी लोगों की, और क्लिनिक में जो लोग आते थे उनकी सेवाएं करता था। कुछ पैसे देते थे, कुछ नहीं देते थे, जैसे चलता था। ये बड़ा सूझे स्वभाव है। लेकिन मेरा आपने PG नहीं किया? PG नहीं किया मैंने। MBBS करके क्लिनिक खोल लिया, और वो चस्का लग गया पैसे कमाने का, तो वो PG नहीं किया मैंने। अदरवाइज मैं भी PG करके कहीं HOD होता या प्रिंसिपल होता, कुछ होता, वो अलग क्षेत्र था। अरे उसके बाद मैं आ गया जनता की सेवा के फील्ड में, और मैं सेवा कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से मेरा जो जीवन है वो खुली किताब है, सब जानते हैं। क्योंकि मैं सड़क पे भी बैठता हूँ, सड़क पे उठता हूँ, इसलिए मेरे बारे में कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एज ए UIT चेयरमैन भी मैंने काम किया। ऐसे काम किए जो आज तक नहीं हुए। आपका ये जो बाईपास है, ऋषि घाटी बाईपास, आप ये देखिए कि पुष्कर रोड पे जाने के लिए इसको कहते थे भैंसा सड़क, और वहाँ लोग जाते ही नहीं थे। ये बाईपास बनने के बाद रास्ता खुला हो गया, तो वहाँ जिस प्रकार बूम आया, मित्तल हॉस्पिटल की जो लैंड थी वो उनको मैंने दी मेरे कार्यकाल में। अच्छा, ये आपके कार्यकाल में दी? सिनेबर्ड में को मैंने दी, सिनेबर्ड को भी। तो इन 2 से जो बूम आया उस एरिया में, आज आप देख रहे हैं कि वो आज अजमेर में अच्छी कॉलोनीज में एक आता है, नंबर 1 भी कहे तो आश्चर्य की बात नहीं है। इसी प्रकार से मैंने अशोक उद्यान बनाया, राजीव गांधी उद्यान बनाया, इंदिरा जी की मूर्ति लगाई, राजीव जी की मूर्ति लगाई, हरिभाऊ उपाध्याय जी की मूर्ति लगाई, जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे अजमेर स्टेट के, उनकी मूर्ति नहीं थी।
आपको आपको मिनी अशोक गहलोत कहा जाता था और आज भी आपकी आभा वही है। आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कैसे मिले और कब, मतलब ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? अशोक गहलोत किसने कराया? अशोक गहलोत से मिलना ये स्वतः स्फूर्त हुआ। हाँ, मैं और वो स्वयं मिले, कोई बीच में मुझे नहीं आया। अच्छा, वो अजमेर आए थे, मिलने गए थे, उनको मेरी लाइकिंग हो गई और मुझे उनकी लाइकिंग हो गई, तब से साथ चल रहे हैं बस। कितने साल हो गए? उसको होंगे 40 साल। 40 साल पहले। उस समय आप कांग्रेस में क्या थे? मैं बहुत सिंपल कार्यकर्ता था, बहुत सिंपल कार्यकर्ता। हो सकता है मैं महामंत्री हूँ या उससे भी छोटा हूँ। अच्छा, उस समय अध्यक्ष कौन था? उस समय अध्यक्ष थे मोटवानी जी। अच्छा, मोटवानी जी की अच्छा वो अध्यक्ष नहीं, मोटवानी अध्यक्ष, हाँ मोटवानी। मैं ये नहीं सुनी, सॉरी। हाँ। जब जनता पार्टी नहीं, जब कांग्रेस स्प्लिट हुई और जब इंदिरा कांग्रेस बनी जब, हाँ, हाँ, हाँ। तो विशेषलाल जी भार्गव के साथ मैंने लगा और उस टाइम मिलना हुआ इनसे, गहलोत साहब से। पता नहीं कैसे ऐसे मिलना हो गया, लेकिन इनका इतना आकर्षण था कि मैं भी एट ए ग्लांस और वो भी एट ए ग्लांस, हम एक दूसरे को हो गए। बस वही यात्रा लोगों को आज तक, मतलब है ना। हाँ, हमने तो उसमें कोई बाधा नहीं आई और न मैंने कभी मुड़ के देखा उसकी यात्रा के बाद। आप ये देखिए, मैंने मेरे जीवन में अशोक गहलोत जी से आगे कोई किसी से मिलने की सोची भी नहीं। कोई एआईसीसी में कि पीसीसी में कि किसी में सोची नहीं। मैं कहा जो अच्छा भला बुरा करने वाले हैं होता रहेगा, लेकिन ठीक है यार, यही तो ठीक है अपना। उस समय राजनीति में और बहुत फिर मेरी राजनीति जो थी वो थी सेवा के लिए। मैंने कोई, आप ही देखिए, मैं यूआईडी चेयरमैन रहा 3 साल। मेरे पास 3 इंच जमीन भी नहीं है। ये मेरा जो मकान है जहाँ रह रहा हूँ मैं, ये हमारा पुश्तैनी मकान है। हम 4 भाइयों का मकान है। आज हमारे हिस्से नहीं हुए, हम रह रहे हैं उसमें। बच्चों को शिकायत रहती होगी, टाइम नहीं देते। बच्चों को रहती है, पत्नी को रहती है, तो वो तो देखो एक कहावत है मारवाड़ी की, स्पष्ट बात, एक कहावत है मारवाड़ी की, क्योंकि मैं कि खुद का बिगाड़ो तो बाहर का सुधारो। क्योंकि ये चीज मेरी, इस चीज का विटनेस मैं खुद रहा हूँ। मैं जब कांग्रेस में था आज से 20 साल पहले, तो आपके वहीं बैठक थी, तो वो मुझे मिसकंसेप्शंस कहीं दिखती थी, शिकायत हमेशा रहती थी भाई बच्चों को। आप नहीं, मेरा सुनो, मेरी जो वो उस टाइम की लाइफ थी, उसको यू नो बेटर देन मी कि मेरी वाइफ कितनी मुझे वो मिस करती थी कि मैं टाइम नहीं दे पाता था। अब जब लोगों का काम करो तो घर का सफर तो हो ही हुआ यार, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिकली आई सैल्यूट माय वाइफ को उसे सब अकोमोडेट किया। वाकई ये चीज़ तो वाकई विटनेस करने लायक है। अब शिकायतें सब दूर है, अब आराम से। अब फालतू बैठे सब दूर ही है ना, तो हो गया। नहीं, फालतू बैठे क्यों सोचते हो आप? समझे नहीं आप मुझे फालतू सा मतलब है, अब समय जब मिलता है तो वो उसके साथ बीतता है, तो शी इज हैप्पी दैट वे। दैट्स ग्रेट। अब एक चीज़ मुझे बताइए, आपने पहला चुनाव पुष्कर से लड़ा 2003 में। आप कंफर्टेबली, बहुत अच्छा आपका कार्यकाल निकला। मैंने देखा उस ज़माने में लोगों ने विटनेस किया है, आपका कार्य क्षेत्र इतना अच्छा रहा, आपने खूब वहाँ पे भी काम किया। पुष्कर, व्हाट वाज द थिंग दैट मेड यू लीव पुष्कर एंड कम टू द सिटी? इट वाज, लोग यही पूछते हैं। इट वाज बिट पॉलिटिक्स आल्सो। मसूदा में रामचंद्र चौधरी जी को टिकट मिल गया। मसूदा थी मुस्लिम सीट, तो वहाँ डिस्क्लोज हो गया। अब क्या किया, मुस्लिम कहाँ दिया जाए? पुष्कर में रमजान का इतिहास था पुराना बीजेपी का। हाँ, रमजान खान को हो रहा है, तो बहुत बड़ी, तो उसको दे दिया उन्होंने वहाँ बड़ी टिकट। चीज़ थी। इसको वहाँ दे दिया टिकट मुस्लिम्स को, तो मुझे डाल दिया नॉर्थ में। जी, ये गलत था ना। आपके लिए वो सेफ सीट थी, आपने इतने बड़े दिग्गज को हराया। वो सेफ थी, मैं सिटिंग एमएलए था, बट बिकॉज ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कांग्रेस दे डिड दिस थिंग, और मुझे सिवाय इसको सहन करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं आ गया। अनलक्कीली मुझे यदि 350 वोट और मिल जाते हैं, 350 वोट और मिल जाते हैं मुझे, तो मैं नहीं आता। मैं हार गया। हारने के बाद, नहीं, आज तक वैसे भी इतिहास है, उत्तर में किसी भी नॉन सिंधी कैंडिडेट को इतना मैंडेट नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। इसकी आप जितना, सुनो मेरी बात, हाँ नहीं मिला। आप जितना मैंडेट किसी को नहीं मिला, बट हार तो हार है,
चाहे वो 2 वोट के 100 वोट हाँ, के। वो एक अलग चीज़ है। और उसमें एक बात का और मैं आपको बताऊंगा आपको, उस समय यदि ये जीत हो जाती मेरी, तो शायद अजमेर के विकास में और गति आती। हाँ, क्योंकि सरकार में एक तो मैं लोकल बैठा हुआ। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जब पुष्कर एमएलए था तब भी, चुनाव हार गया तब भी, मैंने किसी भी जाति या धर्म के पर काम करने में कोई भेद नहीं किया। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिंधी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट, कोई हो, कोई रिलीजन का हो, कोई कास्ट का हो, कोई कीट का हो। मैं आपको आज का एग्जाम्पल देता हूँ। आज एक लेडी आई मेरे पास, कोई मीना, अच्छा, कुंदन नगर से, साहब में मेरी ऐसी स्थिति है और मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए। तो मगर बहन जी आप मेरे पास कैसे आई? भाई सबसे इजीली अवेलेबल आदमी, मैं क्या, मैं जानते ही नहीं हूँ, आप कैसे आई? तो उस समय मैंने आपका नाम सुना, रोहन तो वहाँ चल जा सीएमडी के सामने, तो जब वहाँ डॉक्टर भाई थी मिलेगा सड़क पे ही, उसे ही वोट बोले लेने सड़क पे ही, सब्जी और समस्या का समाधान, और वो तेरा काम कर देगा। तो ये जो मेरी इमेज थी, इसका लाभ कांग्रेस को भी मिला और जनता को भी मिला। और मुझे तो, क्योंकि मेरा व्यसन हो गया ये एक तरह से, जब शराबी को शराब चाहिए ना, तो मेरा व्यसन हो गया ये कि भाई सेवा करो। सेवा जब व्यसन हो जाती है तो हमें आनंद देती है ये, तो उससे करते रहे। अच्छा, आपका और संस्थाओं से भी बहुत जुड़ा हुआ? मैं आर्य समाज में हूँ। आर्य समाज की जो स्वामी दयानंद की निर्वाण स्थली है, उसका मैं प्रधान हूँ। ये पूरे वर्ल्ड की एक संस्था है जिसका मैं प्रधान हूँ। जिसके पहले प्रधान थे प्रकाश विजय शास्त्री, सबसे पहले प्रधान। फिर बने कैप्टन साहब हमारे देवरतन जी, फिर बने हमारे मास्टर धर्मपाल जी जो MDH वाले, और उसके बाद में बना। और इस संस्था के अंदर यहाँ स्वामी जी का निर्माण हुआ, ये भी लोगों को पता नहीं है। मैं आज आके चैनल का लाभ ये भी लेना चाहता हूँ कि महर्षि स्वामी दयानंद जी जो आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने आज़ादी का सपना देखा, जिन्होंने स्वराज्य शब्द का पहला उद्घोष स्वामी दयानंद ने किया। पहला उद्घोष तिलक जी ने कहा था कि मैंने स्वराज्य शब्द महात्मा गांधी की किताब सत्यार्थ प्रकाश से लिया। ऐसा महान पुरुष, उसकी निर्वाण स्थली अजमेर में, उनका निर्वाण अजमेर में हुआ, जयपुर स्थित बनाई कोठी में, जो इतना महत्वपूर्ण स्थान। लेकिन उस जगह का विकास वैसे जितना ग्रेस है उस जगह का, मैं भी गया हूँ वहाँ कई बार, तो उस जगह का जो ग्रेस है, जो हिस्ट्री है, उस हिसाब से उसका विकास नहीं हुआ। उस पे अभी जैसे ITDC चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़, आपके भी मित्र है ना, तो इस चीज को करके हमने किया जा सकता है। अभी हमने राठौड़ साहब का, हमने अमित राठौड़ साहब को हमने कि इसका भी, इस पर आप नजर, बहुत अच्छी वो है। चूंकि स्वामी दयानंद के, आप ये देखिए, मतलब इससे बढ़िया बताता हूँ आपको, सामाजिक समरसता, जातिविहीन समाज, शिक्षित समाज, स्वस्थ समाज, मजबूत समाज, भाईचारे का समाज, इसकी कल्पना स्वामी दयानंद आज के 150 साल पहले कर ली थी। उनके जो नियम बनाए हुए हैं उसमें सब दी हुई है। यहाँ कोई जाति नहीं है। आर्य समाज में आज भी हिंदू, क्या नाम, SC ST, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, कोई जाति नहीं है। वहाँ जो विद्वान है तो वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी जाति का हो। और ये हमारे देश की संस्कृति है कि हमने कभी समाज को जाति में नहीं बांटा। वाल्मीकि ऋषि थे, रविदास जी थे, कबीरदास जी थे, ऐसे एग्जाम भरे पड़े हैं। संत तुकाराम जी थे, एक नहीं है, ऐसे बहुत पड़े हैं। तो उससे मैं जुड़ा हुआ संस्था से, फिर साहित्यिक संस्था, उनसे मैं जुड़ा हो रहा। फिर मैं, आप ये देखिए कि मुझे अभी गहलोत साहब ने गांधी जीवन दर्शन समिति से जुड़ा, उसमें हम काम कर रहे हैं। वो एक्चुअली मैंने भी काफ़ी खबरें पढ़ी है उस चीज़ की। वो संगठन एक्चुअली है किस? वो संगठन गांधी दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए है। आज ये गहलोत साहब का पर्सनल संगठन है, गहलोत साहब ने बनाया था इसको। उसके बाद तो गहलोत साहब ने उसको आज जो रूप दिया है, आज देश में पहला स्टेट राजस्थान है जिसमें अहिंसा और शांति विभाग बनाया है गवर्नमेंट के लेवल पे। गवर्नमेंट के लेवल पे, क्योंकि आधारशिला ये संस्था है। क्यों गहलोत साहब ये मानते हैं कि गांधी दर्शन के बिना देश में शांति स्थापित नहीं हो सकती, भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता, और बिना शांति और भाईचारे के कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी स्टेट या कोई भी प्रांत या कोई भी जिला विकास नहीं कर सकता।
तो गांधी दर्शन को जन जन तक पहुंचाने में गहलोत साहब ने जो काम किया वो आज तक कभी नहीं हुआ। आप और देखिए कि जो गहलोत साहब की योजनाएं हैं, चाहे वो सस्ते सिलेंडर की हो, चाहे वो 25 लाख के बीमे की हो, चाहे वो ओपीएस की हो, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा की हो, चाहे वो दिव्यांग लोगों की हो, क्या किसी फील्ड की हो, इन सब में कहीं न कहीं गांधी जो है आपको नजर आता है। प्रासंगिक है। गहलोत साहब ने तो जब पहले टाइम मुख्यमंत्री बने थे तो ये प्रयास भी किया था कि अपने राजस्थान में नशाबंदी लागू कर दी थी, नशाबंदी। वो तो आज तक ये बात कहते, लेकिन हाईकोर्ट ने ऑर्डर देकर के उसको वापस चालू कर दिया। अदरवाइज महात्मा गांधी को यदि कोई व्यक्ति सत्ता में लाया ड्राइंग रूम से तो वो शो गलत है, वो बात तो वाकई। और ये सस्ता हुई है। मैं दूसरी एक चीज़ में पूछना चाहूँगा, अभी जो कार्य चल रहा है, देखिए कांग्रेस इतना अच्छा काम करती हुई दिख रही है, बहुत अच्छा, मतलब लोगों में ये संदेश है कि सरकार रिपीट हो सकती है, ठीक है। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट, एज अ लिबरलिस्ट, है ना, तटस्थ श्रोता के लिहाज से जो मुझे दिखता है, इस वक्त जो अभी कुछ टाइम पहले ये जो विवाद उत्पन्न हुआ था, और उस विवाद, ये अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच का जो संघर्ष खुला था, उस संघर्ष का बहुत गलत असर अजमेर की कांग्रेस पे पड़ा, जितना मैंने देखा है। बहुत सारे गुट बन गए, मतलब लिटरली अब आप चाहे इसको इनकार कर दें क्या कैमरे के आगे, लेकिन सच यही है कि बाकायदा अशोक गहलोत ग्रुप और सचिन पायलट ग्रुप तैयार होकर एक दूसरे को निपटाने भी लगे हुए थे लोग। ये जो टाइम, आपको नहीं लगता ये जो टाइम खराब हुआ है इतना, उस टाइम खराब होने की वजह यही है जो मैं कह रहा हूँ? इसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, नहीं तो कांग्रेस की सीटें नहीं जाती हैं। इसमें बात करना चाहता हूँ। अब आज जो है ना, गहलोत साहब ने भी कहा था, ये वो हाईकमान ने भी कहा था कि भूलो और आगे बढ़ो। उसको अपन पुराने बात याद करेंगे ना तो कूदने से मतलब नहीं है। निश्चित रूप से इन बातों का असर पड़ता है, वो पड़ा भी। लेकिन आप आज की तारीख में, अब कल जैसे पिछले 20-25 दिनों में तो बाकायदा मुकदमे दर्ज हुए, जैसे कल पायलट साहब आए थे तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी। आप भी वहाँ मौजूद थे? हाँ, तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी कल उनकी, कि उन्होंने कहा था कि राजस्थान सरकार के काम को देखते हुए सरकार रिपीट होगी, और हमारा अभी जो ध्येय है सरकार रिपीट करने का है। तो उनको ये कोई नहीं समझाता कि आप भी तो हुक्म कुछ करो, सिर्फ हमारे करने से क्या होगा? आप गहलोत साहब के साथ मोटरसाइकिल पे घूम लो आगे अजमेर राजस्थान में, वो टाइम आ जाएगा। लोगों को कह दो कि भाई हमें कुछ नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना, वो टाइम आ जाएगा। वो टाइम आ जाएगा। कब आएगा? आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इस समय गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं, जो उनके राज शिविर के लगे कैंप, उसके बाद तो ऐसा सुबरा साफ हुआ है अपोजिशन का कि आज इनकी जो निगत्य परिवर्तन यात्रा है उनमें भीड़ नहीं आती है। वो मानो बोलिए आप, इनकी मीटिंग अजमेर में थी, इनकी अपने क्या नाम प्रधानमंत्री जी की, उसमें भीड़ नहीं आएगी। और अभी आप निभाई की मीटिंग देखते हैं प्रियंका गांधी जी की, वो तो आज कुछ भी नहीं है प्रियंका गांधी, तो सिवाय कांग्रेस के महामंत्री के अलावा आप भीड़ देखते हो। इट वॉज नॉट लेस देन एनी प्राइम मिनिस्टर, इतनी भीड़ थी। लोगों को जब राहत मिली है राहत कैंपों में, और जब अशोक गहलोत जी ने 10 गारंटियाँ दी है और उनको मिल रहा है वो लाभ, तो इन सब का असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा। और अब के राजस्थान में रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी। देखिए कितनी सटीक और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही डॉक्टर साहब ने कि रिवाज बदलेगा। तो चलिए एक चीज़ और मैं कहूँगा, अजमेर की जहाँ तक लोकल पॉलिटिक्स की बात है और लोकल मुद्दों की बात है, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो कुछ भी खेल हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह का शहर का हाल था तूफान के दौरान, आज सड़कों की जो हालत है, इस चीज़ के लिए आखिर आदमी कहाँ जाए? इसके कि भूल में गए कभी आप? नहीं गए? बताइए। भूल में नहीं गए आप। मुझे और डॉक्टर राजकुमार जयपाल को अशोक गहलोत जी ने डायरेक्टर स्मार्ट सिटी बनाया था, नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर। इसलिए बनाया था कि हम स्मार्ट सिटी के काम पे को ध्यान दे सके, अंकुश लगा सके, कोई भ्रष्टाचार हो तो या कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो तो। लेकिन ये बीजेपी को नागवार गुजरा, बीजेपी दिल्ली गई भागी। मैं नेता का नाम लेकर उनका मत नहीं बनाना चाहता। नहीं, क्यों नहीं?
वो उनका यही था वो कि साहब ये केंद्र सरकार का डोमेन है, उसमें राज्य सरकार नहीं, एजेंसी कौन है? राज्य सरकार एजेंसी है ना, और राज्य सरकार का हिस्सा है इसमें। नगर निगम पैसा देती है, यूआईटी पैसा देती है। उन्होंने और कैंसिल किए थे ऑर्डर्स, देते हैं पैसे। हाँ, कैंसिल किया ना, क्या इसलिए? तो मैं बात क्या कर रहा हूँ। और तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए इस चीज? नहीं, ये देखो, ये शहर की ऐसी हालत, ये मैं वो बता रहा हूँ। वो स्मार्ट सिटी में जब प्रस्ताव पास हुए कि क्या क्या काम होने वाले हैं, तो कौन मेंबर थे इसके? देवगानी जी, अनिता बघेल, और मेयर भी इनका था, सब बीजेपी के थे। और इसमें क्या कि ये प्रस्ताव पास करके दिल्ली से पास करा लेते हैं, उसके बाद इसमें हेराफेरी बहुत मुश्किल से होती है। तो ये तो जिन लोगों ने प्रस्ताव, अनिता बघेल ने तो कल ये आरोप लगाया, आई थी कल हमारे पास, उन्होंने ये आरोप लगाया कि कई ऐसे काम हैं जो मतलब डीपीआर बनने के बाद भी अमेंडमेंट जा रहे हैं लोग उसमें, और स्टेट गवर्नमेंट इसमें बदमाशी करती है। नहीं करती, गलत करी है वो। हाँ। मैं इसमें ये काउंटर करता हूँ, अनिता जी ने वहाँ नोट ऑफ डिसीजन क्यों नहीं लगाया? नोट ऑफ डिसीजन लगा दी कि मैं इससे एग्री नहीं हूँ। बीइंग एमएलए, वो मेंबर थी एज एमएलए, देवना जी एज एमएलए बनते, एमपी इनका था, सब इनके थे, दूसरा कौन सा था? आप मुझे बताओ, क्या इस समय इनकी जरूरत था इनको कि पानी की बात करते हैं, ये सड़कों की बात करते हैं, ये नालों की बात करते हैं, ये आना सागर की बात करते हैं? ये उन्होंने कुछ ही नहीं किया। इसमें लग गए कि पैसा ज़्यादा मैं लगा लूँ, ज़्यादा पैसा मैं लगा लूँ, इस पर रह गई है। कुल मिलाकर के मैं इसका ब्लेम देता हूँ इनके भाजपा के नेताओं को कि जिन्होंने उस समय अपना धर्म नहीं निभाया, राजनीतिक धर्म, अजमेर के विकास के लिए। नहीं तो स्थिति आती नहीं है। आज आप मुझे बताइए, इतने से तूफान में जो गति बिगड़ी है नालों नालियों की, कौन जिम्मेदार है? आज 10 साल से बोर्ड किसका है नगर निगम में? बीजेपी का है। एस्केप चैनल कौन ठीक कराएगा? ये कराएंगे। नाले कौन ठीक कराएगा? ये कराएंगे। सड़कें कौन ठीक कराएगा? ये कराएंगे। पानी की निकासी कौन करेगा? ये करेंगे। नाले साफ कौन कराएगा? ये करेंगे। तो किया क्या? देवनानी जी ने कल अपनी बात में ये कहा कि अन्ना सागर के आसपास जो कैचमेंट एरिया है, वो जो 5वें बन गया है, वो 5वें अतिक्रमित भूमि पे बना हुआ है, और सरकार उस पर उद्घाटन कर रही है। बना हुआ ना, तो देवनानी जी धरने पे क्यों नहीं बैठे? इन्होंने आपत्ति आंदोलन क्यों नहीं किया? इन्होंने सरकार को प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? इन्होंने विधानसभा में क्यों नहीं उठाया? विधानसभा में आपत्ति क्यों नहीं दर्ज? इन्होंने कहा मैंने उठाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं उठाया। वो उठाते, वहाँ लिख के देते। और जो आदमी, जो बीजेपी बात पे धरने बैठ सकती है, देवनानी जी बैठे थे वहाँ सड़क पर करके। यदि इतनी पीड़ा थी इनको वास्तव में, तो बैठ जाते ही। लेकिन जब आप किसी भी राजनेता का, मैं कांग्रेस की बीजेपी बात नहीं करता, उन्होंने देवनानी जी की बात करता, किसी भी राजनेता को, चाहे मैं क्यों नहीं हूं, जब मेरे खाने का दांत अलग है, दिखाने का अलग है, तो अजमेर की स्थिति यही होती है। अजमेर की पीड़ा, अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। धर्मेंद्र राठौड़ जी जब से अजमेर आए, मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ आपसे, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर सरोवर, जो बीजेपी के प्रिय विषय हैं, राम मंदिर, गाय, ये सब बीजेपी प्रिय विषय है ना। हिंदुत्व के प्रिय है, बीजेपी के प्रिय विषय है। हिंदुत्व तो हिंदू, हम हिंदू नहीं क्या? हम भी हिंदू है। अशोक गहलोत हिंदू नहीं क्या? रकान जी हिंदू नहीं क्या? डॉक्टर बाइद हिंदू नहीं क्या? कौन हिंदू नहीं है? हिंदू सब है। इनके प्रिय विषय हैं, और इनके विषय पॉलिटिकल है। क्यों कर रहा हूं इस बात को कि आप ये देखिए, ब्रह्मा मंदिर बनने के बाद आदि शंकराचार्य के गद्दी के एक संत ने जरूर इसकी रिपेयर करेगी। उसके बाद सैकड़ों वर्ष हो गए, उस पर चूने की वो कली भी नहीं लगी। मैं आज फिर आगे चलने के माध्यम से राठौड़ साहब को थैंक यू बोलता हूँ कि राठौड़ साहब जब आरडीसी चेयरमैन बने, उन्होंने परिक्रमा करी पुष्कर की, उनके मन में बात आई, तो 500 करोड़ रुपये लाए गहलोत साहब से। 500 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये कम कीमत नहीं होती है। और गहलोत साहब ने दिल खोल के पैसा दिया, मुख्यमंत्री जी ने, ब्रह्मा मंदिर के लिए, सरोवर के लिए, वहाँ की पुष्कर की सड़कों के लिए, और पुष्कर के घाटों के लिए, और पुष्कर के डेवलपमेंट के लिए। इससे बड़ी बात देखो, वहाँ वो नदी उन्होंने क्या नाम, प्राधिकरण, सिर्फ इसलिए कि उसका ध्यान पुष्कर के विकास पे केंद्रित हो। और पुष्कर तीर्थ हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ की उपेक्षा सबने की आज तक। मोदी जी आए, पुष्कर गए, मुझे मैं उसके बाद पुष्कर गया, मैं राठौड़ साहब पूछा पुजारी से, मैंने आज बात ही करी उनसे, मोदी तो बात करनी नहीं थी।
अच्छा, व्यू कर दिया हमारे को और हमें अलग कर दिया, अलग कर दिया। आप बताइए कि जो मोदी जी ब्रह्मा मंदिर में गए, क्या वो ब्रह्मा मंदिर के लिए पुष्कर पैसा नहीं दे सकते थे? लेकिन नहीं, वो पैसा देते हैं जहाँ उनको वोट मिलता है। मतलब ब्रह्मा मंदिर दर्शन के दौरान पुजारी बात नहीं कर पाया बात, कतई बात नहीं कर पाए, उससे बात करने नहीं दी प्रशासन ने कि वो प्रोटोकॉल है, पीएम के यहाँ से आदेश है। तो भगवान के प्रोटोकॉल में पुजारी नहीं है? पीएम के आदेश नहीं, कि पीएम के यहाँ से आदेश है कि पीएम किसी से बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने मीटिंग की अपने अजमेर में। ERCP एक ऐसी बड़ी योजना है अपने राजस्थान की कि जिससे 16 जिले होते हैं प्रभावित, 13-16 जिले, जिसमें अजमेर भी है। अपने गए चुनाव में मोदी जी अजमेर में भाषण देकर गए थे पार्लियामेंट चुनाव में कि मैं सरकार बनते ही ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। उसके लिए पैसा नहीं दिया इन्होंने। फिर मैं आपको यहाँ धन्यवाद देता हूँ गहलोत साहब को कि गहलोत साहब ने कहा था कि चाहे मुझे बिकना पड़े मैं ERCP अपनी बूथें पूरी करूंगा, क्योंकि ERCP से किसान का पेयजल का मुद्दा जुड़ा हुआ है और एक जिले नहीं है, आधा राजस्थान जुड़ा हुआ है। ऐसे में राजस्थान में ERCP हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको पूरा करेंगे। उसके बाद भी, जबकि जल शक्ति मंत्री अपने राजस्थान के हैं गजेंद्र सिंह जी गज्जू बना, उनको कोई विचार नहीं है इस बात का कि जोधपुर जनता ने जिताया उनको। अरे भाई, राज्य मैं कहता हूं कि आपको यदि करना है कंपटीशन तो काम में करो ना, काम रोकने में क्यों कंपटीशन करते हो आप? एक चीज़ और, आप अभी आपने अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का और इसकी बात की, काम की बात की, तो आप कम से कम एज ए जनप्रतिनिधि, एज ए कांग्रेस लीडर, एक बात का तो आंसर दो आप कि टाटा पावर के जो बिल्स हैं, वो बिल्स मुख्यमंत्री के घोषणा करने के बाद 100 बिजली यूनिट फ्री होने के बाद जिस तरह से बाउंस हो रहे हैं, आए दिन रोज शिकायत सुनते हैं। आप बिल्कुल क्या ये कंट्रोल नहीं है? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसकी शिकायत हमने करी है सीएम के यहाँ, तो सीएम ने उसको अब आप देखिए, अब जो इस महीने बिल आए हैं उसमें ये गड़बड़ नहीं है। ये फर्स्ट मंथ में आई थी और उस टाइम आपको फिर याद दिलाता हूँ कि राठौड़ साहब को बुलाया था होटलियर्स ने, उन्होंने मीटिंग की थी। उसके बाद उन्होंने राठौड़ साहब ने बुलाया था एमडी को, एमडी से बात की थी, तो एमडी ने बुलाया टाटा वाले को, और राठौड़ को साफ कहा था कि अब ये इम्प्रूवमेंट हो गया और अब स्थिति नहीं आएगी। और इसीलिए इन्होंने आड़ ली थी ना, इसकी क्या नाम, यूजर चार्जेस की। तो अशोक गहलोत ने इसीलिए राजस्थान सरकार की तरफ से 200 यूनिट तक यूजर चार्जेस खत्म कर दिया। अच्छा, अब टाटा क्या करेगी? मतलब ये तो इस तरह और से आप ये देखिए कि काश्तकारों के बिल जीरो आए हैं, जीरो बिल। ये पक्ष भी देखो आप, कोई भी गवर्नमेंट काम करे उसको जब तक प्रॉपरली नीचे वाले पूरा नहीं करते हैं, ये होता है। इससे मतलब आपके चैनल से बताता हूँ, पब्लिक रिकॉल सिस्टम बहुत कि टाटा पावर ने हॉस्टाइल किया लोगों को, मतलब इतना परेशान हुए, हॉस्टाइल किया। सीधा आरोप लगा रहा हूँ मैं टाटा पावर पे, इन्होंने हॉस्टाइल किया। और मैं तो कहता हूँ टाटा पावर की सीजी से जांच होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए, तक पता पड़ जाए इनको कि क्या हरकत कर रहे हैं। क्यों? जब गहलोत सरकार की मंशा ये है तो लोगों को राहत मिले। अब तो ये लगता है, जब हो रहा था प्राइवेटाइजेशन तो लोगों को उम्मीद थी कि सर्विसेज सुधर जाएंगी, अब तो ये लगता है प्राइवेटाइजेशन हुआ। अरे बात सुनो, उस समय कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था, क्यों धरने किए, प्रदर्शन किए, तब तक गवर्नमेंट थी वसुंधरा गवर्नमेंट, पता नहीं क्या इनका था एजेंडा, ये पता नहीं हमारे को। कांग्रेस पार्टी ने अजमेर में आंदोलन किया, प्रदर्शन किए, धरने किए। आप ये देखिए कि एक बार तो कांग्रेस कार्यालय से अपने वैशाली नगर तक, आपके घर के पास तक पूरा रैली निकाली। पर हमने कहा टाटा पावर का नहीं जाना चाहिए इसको, क्योंकि जहाँ इन्होंने टाटा पावर को जब उन्होंने क्या नाम उन्होंने दिल्ली में ही किया, केजरीवाल को उनको मजबूर होकर के बाध्य करना पड़ा। ऐसे ही गहलोत साहब को हमने जो निवेदन किया तो गहलोत ने उस पर एक्शन लिया। और ये 200 यूनिट जो माफ हुआ ना यूजर चार्जर, इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने कह दिया लोगों को कि सारा यूजर चार्जर गवर्नमेंट लगाती है, इसलिए मिलने बिल ये बढ़ेगा। अच्छा, तो उनका ये भी तोड़ा उन्होंने। कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि इस समय तो अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, आप मेरी बात आज याद रखना, आज फिर ये बात कर रहा हूँ आगे चलने के माध्यम से, आप 2-3 महीने रुक जाओ, इस ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को मोदी जी को लागू करनी पड़ेगी। अच्छा मॉड्यूल कॉपी करनी पड़ेगी। राजस्थान फूड पैकेट देने वाली गवर्नमेंट, लेने वाली जनता, अब ये पत्नी रही बीजेपी को, तो ये क्या करते हैं, फूड पैकेट लेके उनसे
उसमें करते हैं घालमेल, फिर दिखाते हैं देखो साहब ये नकली है, देखो इसमें मिलावट। पूरे जिले का आदमी कहीं से तकलीफ हो वो हमसे अप्रोच करें, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको 10 घंटे में कोई लिख के भेजते हैं, पेमेंट लेके चालू कर देंगे। एक दूसरा उन्होंने हमें बताई, मैंने उनसे पूछा कि भाई 2000 रुपये मिल रही है, 2000 कितना बात तो मिल रही है, पर उन्होंने शिकायत करी कि इसका हमें लाभ नहीं मिल रहा है। मैं क्यों भाई क्यों नहीं मिल रहा है? और ये बताया उन्होंने कि हमारी जो बिजली आती है ना 6 घंटे की, उसमें बीच में काट देते हैं वो। अच्छा, वो आनी चाहिए रेगुलर पाने के लिए। तो मैंने बात की एमडी निर्वाण साहब से, उसको क्या नाम स्पीकर ऑन करके, मैं कहा ये 100-200 आदमी बैठे हुए हैं और मंदिर में बैठे माता जी के, सही से बोलना आप कि साहब ये बताओ कि इसकी इनकी ये दिक्कत है और गाँव में भी होगी कि साहब ये गए हफ्ते रही थी हमें कई अवस्था होने से, अब ये नहीं आएगी। तो फिर मैं अब 2 दिन से पूछा आली करके, फिर मैंने पूछा गाँव वालों से भाई 2 दिन से दिक्कत है क्या, कहता अब नहीं है। फिर मैं क्यों कि नहीं साहब अगले हफ्ते फिर आ जाएगी उन गाँवों में पीछे पड़ने वाली हो। तो उन्होंने कहा, तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम लोग ये बातों को लेके अजमेर आया करो ना। और फिर हमारा वहाँ बैठा था कार्यकर्ता कांग्रेस का मकबूल, मैंने कहा तो आप इसको बताओ, वो बैठा था अरविंद, मैंने कहा आप इसको बताओ, आप नहीं आ सकते तो अपन हैमर तो करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे हम कि जो अशोक गहलोत जी की मंशा है कि गांव वाला शहर वाला मेरे 7 करोड़ जनता राजस्थान की ये आराम पावे, तो वो तो अपन देवें। जब अशोक गहलोत जी की पाँव में लगी हुई है फिर भी उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए उन्होंने गहलोत साहब से पूछा कि साहब आप जो ये आपने लगाया क्या नाम ये राज शिविर कैंप, ये आपकी पब्लिसिटी है? उन्होंने नहीं, ये नहीं, मैं इसलिए लगाया मैंने कि इतने विज्ञापन में अखबारों में दे रहा हूँ जिसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके बाद भी जनता ध्यान नहीं दे रही है कि आके अपना रजिस्ट्रेशन करावे, इसलिए मैं दे रहा हूँ जान। उनको गहलोत साहब पे तो भरोसा है जनता को, लेकिन इनके मोटी चमड़ी पे भी भाई, लेकिन वो अपना रजिस्ट्रेशन तो करावे ना उसका। मैं फिर अब आप कह रहा हूँ ना, मैंने आपको दिया ना मेरा नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन के बाद कोई राहत नहीं मिले हम बैठे हैं ना, क्यों चिंता करते हो आप इस बात की? और मेरा तो संकल्प है मैं कि एक वो क्या नाम गीता का वाक्य है कि स्वधर्मो निधर्म श्रेय, यदि अपना करते हुए करते करते मर भी जाओ ना तो श्रेयस करें, तो मुझे उसकी चिंता में नहीं है। जितने जीवें सेवा करें और लोगों के काम आवे तो मजा है। आज जो मैं टिकट मांग रहा हूँ मुश्किल से, मैं टिकट 7 का नहीं मांगा, मैं उसी पे आने वाला था, आप चलिए आप बता दीजिए। मैं टिकट 7 के लिए नहीं मांगा, मैं इसलिए टिकट मांग रहा हूँ कि ये जनप्रतिनिधि आप कोई काम करो तो जनता को ज़्यादा राहत मिलती है और अधिकारी भी ज़्यादा सुनते हैं। और मेरा पिछला रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए कि मैं मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने किसी भी गांव में कोई मुकदमा नहीं दिया। कोई आता मेरे पास कि साहब मेरा झगड़ा हो गया फला आदमी से और मेरे पुलिस में रिपोर्ट करनी है मुझे, मेरा फ़ोन करो, मैं फ़ोन करता था, मैं उनसे कहता था कि भाई इसका झगड़ा उस आदमी को बुला करके राजीनामा करा देने का। और मैं थैंक यू बोलता हूँ उस टाइम के अधिकारियों को, उन्होंने वो बात मानी और वो हो गया, बहुत बढ़िया। और मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि मैं इसमें क्या ना वो होती है ना वो क्या ना वो पार्टी बंदरबाट बिल्ली वाली, वो नहीं करनी। लेकिन इसमें चूंकि आप यदि विधायक बनते हो, आप यदि एमपी बनते हो, आप यदि पार्षद बनते हो, सरपंच बनते हो, तो ये परमात्मा की आप पे कृपा है। परमात्मा ये चाहता है कि आपके माध्यम से जनता की सेवा हो, वो हम सेवा करें तो बाबा साहब अम्बेडकर भी खुश होंगे। क्या जो संविधान बनाया है, मेरा प्रतिनिधि महात्मा गांधी भी, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स और महात्मा गांधी की आत्मा को जब शांति मिलेगी कि जब हम ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे। आप मुझे बता दीजिए कि आज अंग्रेजों के राज में और आज़ादी के राज में क्या अंतर है? ये तो अंतर है कि आज हमारा राज है। यदि हमारे राज में हम प्रताड़ित होंगे तो फिर अंग्रेज राज ही ठीक था ना। सही है। कुल मिलाकर के मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हम जनता की सेवा, जो कुछ समय बचा जीवन का, उस जनता की सेवा में बीत जाए
इसी में मजा है। कितनी एज है अभी डॉक्टर साहब की? मैं अभी हो गया एज तो छोड़ो बात को आप, फिर भी कोई एज देवनानी जी एज छुपा रहे हैं, आप छुपा रहे हैं। ऐसा एज होती नहीं ऐसा मत करो आप। है, एज होती नहीं है, एज नहीं होती है, एज कोई मतलब नहीं है। हाँ। जब तक आदमी काम करता रहता तब तक एज नहीं होती कुछ। मैं इस बात का पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। आप मुझे बताइए। अब हमने सुना है, देखिए अब कितना सत्य हो मुझे मालूम नहीं, चर्चा है ये मीडिया जनों में कि आपको इस बार फिर ये कहा गया कि यार आप जो है कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालो अजमेर में और कांग्रेस मजबूत करो, क्योंकि बड़ी स्थितियां खराब रही है। मैंने बात की आपसे और आपने कहा भी ये चीज़ सुधरेगी। हमें मालूम पड़ा कि आपको कांग्रेस अध्यक्ष का पद ऑफर किया गया, आपने मना किया। ऐसी कोई बात नहीं हमारी, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। आपको बना दें, आप बनोगे? अब क्या बनेगा, अब तो जाऊँगा गया, तो अब तो मैं टिकट मांग रहा हूँ। अच्छा, पुष्कर से। पुष्कर या उत्तर? पुष्कर, पुष्कर, बिल्कुल पुष्कर। चलिए। और पुष्कर से मैं आपसे कहता हूँ, वो भी सुनो, वो भी क्यों मांग रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे पुष्कर में सभी समाज का, सभी वर्ग का, सभी जाति का समर्थन प्राप्त है। मुझे याद है आप उस जमाने में कहते थे जब अपन साथ बैठते थे, तब आप कहते थे यार मुझे इतनी अच्छी जगह का नेतृत्व करने का मौका मिला जहाँ तीर्थ, बिल्कुल पूरे तीर्थ करने के बाद पुष्कर नहीं किया तो ऐसे सब बेकार है, सब बेकार है। इससे आगे क्या है? इसलिए हाँ। और मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ इस बात का हाँ, कि मेरी जो राजनीतिक जीवन है वो जितना आगे परिवर्तन रखेगा, पता नहीं कितना रहेगा, वो आगे परिवर्तन रखेगा, तो उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि मेरा हर मोमेंट, मेरा हर क्षण इसमें काम आ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एमएलए था पुष्कर से, तो देवनगर से फ़ोन आया रात को 12 बजे। एमएलए साहब बोल रहे हो, बोल रहे हैं तो हमारी लाइट चली गई। कितनी बजे आया फोन? रात को 12 बजे। तो मैं क्यों यार रात का 12 बजे तो मैंने फ़ोन कर दिया है, मैं तो तार से वोट लियो, तारा फ़ोन उठा लियो, अपने एक्शन तो वहाँ से वोट कर लियो ना, फोन नहीं उठाई, वोट क्या उठाई यार। कि वाह साहब वाह, हम आपके लिए भागे 15-15 20-20 दिन और आप हमारा लाइट ही दिला सकते हमारे वो। फिर मैंने कहा तू ऐसी बता, ऐसी क्या अर्जेंसी है? कहता अर्जेंसी ये है, सुन लो आप, कि पाकिस्तान और क्या नाम भारत का मैच है क्रिकेट का, वो भारत खेल लिया, नहीं पाकिस्तान खेल लिया, अब भारत खेलेगा तो हमें देखना है, हमें देखना है। अरे भाई, मैंने संयोग से फ़ोन किया एक्शन साहब को, तो मैं उठा लिया। मैंने कहा एक्शन साहब ऐसी ऐसी बात है, और वो देवनगर से ये फ़ोन आया जो आपको सही से बता रहा हूँ आपको। अब पता नहीं कौन थे एक्शन साहब, उनके जजगी होगी, उन्होंने लाइट दे दी, फोन करके दूसरों को उठा लिया, लाइट दे दी उन्होंने, दूसरा काट दिया होगा, दे दी उनको, चलो ठीक है। सेकेंड डे में क्या देवनगर, मैं क्या देवन आप बताओ कि कल रात को 12 बजे फ़ोन किसने किया? क्योंकि देवनगर से हमारा बहुत फ्रेंडली है। मैं आप बोलो मेरे जैसे कुछ गांव ऐसे हैं जो मेरा दूसरा घर है, जिसमें एक देवनगर भी, तो मैंने कहा भाई आप बताओ क्या आपने किसका फ़ोन किया? तो वहाँ बस 20-30 आदमी इकट्ठे हो गए, हम चाहे साहब मैं तो नहीं करे, मैं तो नहीं, पता नहीं करे, मेरे को फ़ोन तो आया मेरे पास यार। फिर मैंने मेरा नंबर दिखाया मोबाइल का, तो 25 में क्या हो तो भी छोरा को आ गया, एक इतना सा बच्चा आया 14 साल का, साहब मैं करियो, मैं कहा तुझे क्यों फ़ोन किया? कि साहब मैंने कहाँ करियो, ये जो छोरा बेटा ने मैंने चढ़ा दियो, कि तू कह ना मारो भाई थी, मारो भाई थी, मारो भाई थी, मारो भाई थी, तो बिजली भगा देगा। तो ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। कितना उस छोरे को विश्वास था हमारा भाई थी पर, कि मारो भाई थी, कि साहब मैंने छोरा बंद कर दियो, कि तू कह ना मारो भाई थी, मारो भाई थी, बिजली भगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे मन की जो ललक है ना, वो इस बात की है। एक वो है, एक वो सेंटेंस बोलता हूँ आपको कि कामिया दुख तप्ता नाम प्राणाम आर्त नाशनम, कि मेरे मन में क्या इच्छा है कि मैं दुखी आदमी के आर्त स्वर को ख़त्म कर सकूँ, चाहे वो मरीज हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो ज़रूरतमंद हो, कैसा भी हो। और मैं एक और लेता हूँ प्रिविलेज कि रागानी जी जो मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, वो मुझे खूब जानते हैं, वो मुझे खूब जानते हैं। मैं भले पैसे से जेब से गरीब हूँ, जेब भले खाली हो सकता है, लेकिन मैं दिल से गरीब नहीं हूँ। मैं दूसरों से पैसे मांग करके भी दूसरों को दे सकता हूँ, और मैंने आपसे कई बार लेकर दिए होंगे, ये मेरी स्थिति है। तो इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ इस बात को कि राजनीति एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें अच्छे आदमी आवें, संस्कारी लोग आएँ और आकर के इसको समाज की सेवा का माध्यम बनाएं,
क्योंकि ये जो आज कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंडल्स, इसको खत्म होना चाहिए। महात्मा गांधी ने लिखा है कि सिद्धांतविहीन राजनीति पाप है, श्रमविहीन संपत्ति पाप है, नैतिकताविहीन शिक्षा पाप है, चरित्रविहीन पाठ पूजा पाप है। तो हमें सिद्धांतविहीन राजनीति छोड़ करके सिद्धांत पर पाना चाहिए। और जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और मुल्क को आज़ाद कराया और आज हमें कुर्सी बैठाया, उनका हम रेस्पेक्ट करें। और वो तभी संभव है कि जब हम सब मिलकर के इस समाज को, राष्ट्र को एक रखें। सर अभी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, है समय के पास? बिल्कुल बिल्कुल। अभी G20 में एक नारा दिया भारत ने, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश के इतिहास का आज का नारा नहीं है, हमारी संस्कृति का जड़ है। वसुधैव कुटुंबकम वो एक ही तो बात है। यदि हम वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसको हम देश में तो कर लें। सही बात है। इस वक्त जैसा माहौल है वो देख के भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई तो क्या, अरे पहले सबको पूछ कर फिर तू भोजन पाया कर। क्या बात है, ये तो जान दो यार कि मैं तो खा रहा हूँ पकवान, मैं खा रहा हूँ बादाम, मैं खा रहा हूँ किशमिश। मैं आपको ऑनेस्टली कर रहा हूँ उस बात को रागानी जी। यदि मेरे टिफिन में 3 रोटी है तो मुझे 6 टुकड़े कर लूँगा, भाई सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, उस समय मेरा पेट भर जाएगा। वो तो आपकी चाय के 2 टुकड़े हम आप खूब पिए हुए हमारे बैठ के। इसका भी मुझे फेमस है इसकी पूरे गांव में। इसकी बात सुन लो आप। मैं गया दिल्ली, जो रैली थी, तो प्रभा जी MP थी। तो प्रभा जी मुझे कहा, भाई जी आगे लोग कहते हैं कि आप एक ही 3 चाय करते हो। तो मैं कहा चलो मैडम, मेहमान के हिसाब से घर नहीं है, घर के हिसाब से मेहमान है। मैं मेरे औकात से सेवा करता हूँ, लेकिन सेवा सबकी करता हूँ। तो इसलिए ये अपन को मान कर चलना चाहिए कि परमात्मा ने यदि हमें कोई ताकत दी है, या समय दिया है, या शक्ति दी है, या सामर्थ्य दिया है, तो हमें उसको परमात्मा पर लगाए। ये बात तो है। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक बार बहुत बढ़िया बात कही थी। उनका श्री गोपाल, एक बात को ध्यान रखिए, ये जो पैसा है ना, ये पैसा अपना नहीं है, अपन इसके ट्रस्टी हैं। इस पैसे में मजदूर भी है, किसान भी है, हरिजन भी है, ब्राह्मण भी है, पंडित भी है, जाट भी है, गुजर भी है, बनियाई ब्राह्मण सब है उसमें अपन भी है, उसमें अपन भी है। लेकिन अपन बाद में सबसे है कि जिस चीज के माध्यम से अपन पैसा कमा रहे हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसको मिलाकर के अपन चलें तो निश्चित रूप से, और मैं तो कहता हूं कि ये रास्ता का सौभाग्य है कि गहलोत साहब जैसा मुख्यमंत्री रास्ता को मिला। सात्विक है, संस्कारवान है, गांधीवादी है, और जिसको जनता की तकलीफ की पीड़ा है, तो वो सब बातें मिलकर के अब की निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, यह बात में चलना। और राजा अजमेर को जो विशेष लाभ मिला राठौड़ साहब का, उसको भी मैं रेखांकित करूँगा कि पुष्कर के विकास का असर पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में है। जो आरोप लगता था हमेशा कांग्रेस पार्टी पे कि ये हिंदू विरोधी है, आज वो कांग्रेस पार्टी बताएगी कि 500 करोड़ रुपए एक पुष्कर जैसे टाउन के लिए कम नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि वो तीर्थ गुरु है, तो गहलोत साहब ने राठौड़ साहब कहने से वो पैसे दिए और वो पैसे वहाँ लग रहे हैं, काम चालू हो गया वहाँ। क्या नाम अपने उसमें तो ब्रह्मा मंदिर में तो गंदे पानी का जो प्रवेश होता था सरोवर में, वो उसको रोकना चालू हो गया, ये सब चालू हो गया। तो ऐसी बातें जब सामने आती है तो इसका लाभ कांग्रेस को मिलता है। हमें इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए, बजाय आपसे झगड़े के लड़ाई के होते रहेंगे तो टिकट 100 आदमी मांगते हैं, एक को मिलेगा। लेकिन अभी इसके ये सारा संघर्ष के चलते मुकदमे जो परस्पर इतने सारे लोगों ने दर्ज कर लिए, 4-5 तो मैं चिन्हित कर दूं। चक्कर क्या है, इस चीज को कैसे संभव करेगी आगे? चक्कर क्या है मतलब आपसे आपने देखा है, मतलब मैं नाम अच्छा लगे, नहीं सब जानते हैं, नहीं छोड़ो उन चीजों को कैसे इसमें अपन इसको अपन रिपीट नहीं करें। इसमें हर व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ेगा। एक अकेला मैं धैर्य रखूं या अकेला आप धैर्य रखें तो काम चलेगा। डॉक्टर जयपाल उस दिन आए थे, डॉक्टर जयपाल से मैंने सीधा सवाल किया कि आप ये जो आपने मुकदमा दर्ज किया, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आगे पार्टी को नुकसान होगा, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप उस चीज़ को कंपाउंड कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी सच्ची और साफ नीयत से कहा, यार मैं
ऐसा नहीं, मैं आहत हो गया हूँ, बहुत मुझ पर ऐसी घटिया बात का आरोप लगा है जिससे मैं मुकदमे से फ्री हो गया हूँ, बस, है ना। और उन्होंने जानकारी दी कि राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी बोल के जो जिस धारा में वो मुकदमा मैंने लगाया है, लेकिन मैं कोई ऐसा इसको आहत जरूर हूँ, लेकिन कोई बड़ा या कोई पीसीसी वाला या कोई बड़ा आदमी बैठे तो मैं कंपाउंड कर लूँगा, इसको पर्सनली नहीं लूँगा। बस तो बहुत बड़ी बात, फिर बात आगे रही है, फिर बात आगे रही है। हाँ, तो जब आदमी इसी लेवल तक हो जाए आहत, तो वो अलग इशू है, बाकी छोटी बड़ा चलती रहती है। तो ये थे डॉक्टर बायती, और मैं आपको देखो एक नारा सजेस्ट कर देता हूँ, आपके इंटरव्यू से ही निकला मेरे बैठा बैठा, आप मारो बायती है ना, आप मारो बायती पाछो आए, उम्मीद करें कि मारो बायती पाछो आ जाए, आप दुआ करो। बिल्कुल उम्मीद करें कि बहुत जल्दी आपको पुष्कर से विधायक बनता हुआ देखें, और आपकी योग्यता का, आपकी एबिलिटी और विजन का लाभ अजमेर वासियों को मिलता रहे। धन्यवाद। प्रभु मुझे ये शक्ति दे कि मैं विधायक बनने के बाद सेवा कर सकूं। आज भी सेवा करता हूं, आप आगे करता रहूँगा। मेरे में अहंकार नहीं आवे, मेरे में सत्ता का मद नहीं आवे, तो एमएलए बनने में सार्थकता है। थैंक यू। चलिए, तो ये थे डॉक्टर बायती। फिर मिलते हैं अगले शो में किसी और मजबूत शख्सियत के साथ। धन्यवाद।